Hello everyone. So this is Abhishek Singh, Assistant Professor at Engineering College, Banswara, Rajasthan. So welcome to the course of Electrical Machine 1. So far we have discussed the DC generator part and the complete DC motor part. So today we'll discuss some numerical on basic DC generator. Okay. So here we have taken a numerical which is based on your generated EMF and all. So let's see. An 8-pole DC generator has 500 armature conductors and has a useful flux per pole of 0.065 wave. A part. What will be the EMF generated if it is lap connected and runs at 1000 RPM? ठीक है, तो पार्ट वाइज करते हैं. चलिए, तो व्हाट इज गिवन? तो गिवन क्या है आपका? हमें नंबर ऑफ पोल मालूम है, दैट इज 8, आर्मेचर कंडक्टर दैट इज Z 500, ओके, और फ्लक्स पर पोल 5 मालूम है हमें, 0.065. ठीक है, ओके. तो फर्स्ट क्वेश्चन है ए, व्हाट विल बी द EMF जनरेटेड इफ इट इज़ लैप वाइंडेड. तो EMF जनरेटेड का फॉर्मूला हमें क्या मालूम है, EG इज इक्वल टू NP phi Z by 60 A. A is your parallel path. So if it is lap wounding, if it is lap connected, then number of parallel path is equal to number of pole. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? स्पीड आपको गिवन है 1000 RPM, स्पीड भी गिवन है फर्स्ट केस के लिए 1000 RPM. ठीक है, पोल है 8, वैल्यू पुट कर देते हैं 1000 इंटू 8 इंटू फ्लक्स है 0.065, Z है 500 डिवाइड बाई 60 इंटू A दैट इज़ पैरेलल पाथ, और लैप कनेक्टेड है तो पैरेलल पाथ आपका हो जाएगा P दैट इज़ नंबर ऑफ पोल 8. ठीक है, तो यहाँ से 8 आपका कैंसिल हो जाएगा. इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर में देखता हूँ मैं. तो हमें कैलकुलेट करना है 1000 0 पर इससे करेंगे तो 65 हो जाएगा. ये आपका 65 इंटू 500 डिवाइड बाई 60, तो ये आ गया 541. ये आपका आ गया 541.66 वोल्ट. तो ये हो गया आपका पहला EMF जनरेटेड. ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या है? अच्छा, सेकेंड पार्ट को भी छोड़ें, सेकेंड पार्ट को डिस्कस करते हैं. अगर हम एक ये करें, व्हाट मस्ट बी द स्पीड एट विच इट इज़ टू बी ड्रिवन टू प्रोड्यूस द सेम EMF इफ़ इट इज़ वेव बाउंड. ठीक है, अभी ये सेकेंड पार्ट हम करते हैं. ये समझिए आपका सी पार्ट है. ठीक है, इसको कर लेते हैं पहले. सी क्या है? व्हाट मस्ट बी द स्पीड एट विच इट इज़ टू बी ड्रिवन प्रोड्यूस द सेम EMF. मतलब आपका EMF सेम रहना चाहिए, ई जो है वो सेम रहेगा. तो आपको बताना है कि स्पीड क्या होगी. अब जैसे पहले 1000 RPM था, अभी स्पीड क्या होगी जब वो वेव बाउंड हो जा रहा है. तो अगर हम इसी रिलेशन में आप देखेंगे कि स्पीड पूछा है हमको, ठीक है, EG सेम रखा है, मतलब EG कांस्टेंट रहना चाहिए. पूछ रहा है सेम वोल्टेज, फ्लक्स तो कांस्टेंट ही रहेगा, नंबर ऑफ पोल भी कांस्टेंट रहेंगे, नंबर ऑफ कंडक्टर भी कांस्टेंट है, 60 तो कांस्टेंट है ही है. तो आपका N आपको पूछा है और पैरेलल पाथ चेंज होंगे क्योंकि लैप बाउंड था, अभी वेव बाउंड कर रहा है. तो कहीं ना कहीं आपका जो EG है वो प्रोपोर्शनल है किसके? N/A के, यहाँ के लिए, इस केस के लिए, पर्टिकुलर केस के लिए. ठीक है, तो आपको तो स्पीड चाहिए,
तो स्पीड आपका प्रोपोर्शनल किसके हो गया, ई जी इंटू ए, ठीक है। तो अगर आप इसको लिखना चाहें, रिलेशन बनाना चाहें, तो आप लिखेंगे N2 बाई N1 इज इक्वल टू ई जी 2 बाई E1। अब ई जी तो बता रहा है वो सेम है, क्या बोल रहे हैं, प्रोड्यूस द सेम EMF। सेम EMF मतलब ई जी जो आपका जो EG2 है वही EG1 भी एक तरह से ये भी कांस्टेंट ही है। तो N प्रोपोर्शनल टू A आप सीधे लिख सकते हैं, तो आप सीधे चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं N2 बाई N1 इज इक्वल टू A2 बाई A1, ठीक है। तो N2 इज इक्वल टू A2 मतलब पैरेलल पाथ, अब जब वो वेव कनेक्टेड है, वेव कनेक्टेड पैरेलल पाथ होता है 2, ठीक है। और पहले पैरेलल पाथ था, पहले लैप कनेक्टेड था तो पैरेलल पाथ था नंबर ऑफ पोल दैट इज 8, आई थिंक 8, ठीक है, इनटू पहले की स्पीड दैट इज 1000, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, 2000 बाई 8, 250, ठीक है। इस तरह से आपको डील करना है। अच्छा, अब ये जो सेकंड क्वेश्चन हम देख रहे थे क्या था, इफ द बोर ऑफ मशीन इज 42 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड इट्स एक्सियल लेंथ इज 28 सेंटीमीटर एंड ईच पोल सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, डिटरमाइन द एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी। ओके, तो फ्लक्स डेंसिटी चाहिए हमें, तो हमारे पास फ्लक्स तो है, फ्लक्स तो हमारे पास है। फ्लक्स डेंसिटी का मतलब कि B, फ्लक्स मतलब फ्लक्स डेंसिटी मतलब फ्लक्स पर मीटर स्क्वायर, मतलब वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स है हमारे पास पर मीटर स्क्वायर, मतलब हमको एरिया अगर मिल जाए, ठीक है, तो आपका फ्लक्स डेंसिटी हम फाउंड कर सकते हैं। अच्छा, एरिया कैसे मिले, अब इसके बारे में कुछ दिया है। इफ़ द बोर ऑफ मशीन इज 42 सेंटीमीटर इन द डायमीटर, इट्स एक्सियल लेंथ इज इतना एंड ईच पोल सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, डिटरमाइन द एयर गैप फ्लक्स। तो पोल से ही फ्लक्स आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको बड़ा ध्यान देना है, थोड़ा सा डिज़ाइन में ध्यान देंगे। सपोज़ ये कोई सिलेंडर है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अब ये हमारा सिलिंड्रिकल शेप ऐसा लंबा पूरा, ये एक्सियल लेंथ होगी, मान लो जैसे तुमको ये दिखता है, हमें ये फेस दिखता है जब हम रोटर बनाते हैं ना, तो ये इसकी एक्सियल लेंथ है, ठीक है। ये एक्सियल लेंथ दी हुई है पूरी कितनी, 28 सेंटीमीटर ये लेंथ, ठीक है। और इधर जो होगा ये मतलब पूरा जो राउंड है, ये ड्रम का डायमीटर तुम्हारा दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब क्या दिया जाए, क्या पूछा जाए, एयर गैप फ्लक्स की डेंसिटी एरिया में निकालना है। तो क्या कर सकते हैं, अब इसी के ऊपर पोल होगा, ये तो मान लो तुम्हारा आर्मेचर है, पोल ऐसे लगे होते हैं अल्टरनेट इस तरह से, ठीक है। तो अब ये पोल जो पोल है, पोल आर्क कितना है, ये टोटल जो पोल आर्क है वो कितना है। तो अगर मैं आर्क की बात करूँ, सपोज ये पोल है एक, ये भी ऐसे राउंड होगा इस तरह से, मान लो ये यहाँ पे है। अब ये जो आर्क बना रहा है वो कितना होगा, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक रहेगा, एक्सियल लेंथ तो रहेगा, पोल पूरा हमारा ऐसे लगा रहेगा इसके ऊपर, तो एक्सियल लेंथ तो उसकी उतनी है जितनी इस ड्रम की एक्सियल लेंथ है, ठीक है। यही पोल जो कि फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, तो इसलिए हम इसका एरिया निकाल रहे हैं। तो एक्सियल लेंथ इतनी ही रहेगी जितनी इस ड्रम की है, बट ये आर्क जो है ये पूरा डायमीटर, ये पूरा पेरिफेरल ना होके सिर्फ इतना है। तो इस आर्क की हम कैसे मेज़र करें, तो आर्क का आपको पता है, कोई भी आर्क निकालते हैं ये, तो जो सेंटर से एंगल होता है वो अगर थीटा है, ठीक है, और ये डिस्टेंस हमको मालूम है, तो ये जो डिस्टेंस होती है वो हमारी होती है आर थीटा, ठीक है। ये इस टाइप का है, अगर कोई ये आर्क है कोई हमारी इस तरह से, और एंगल सस्पेंड करती है कुछ थीटा की, और ये डिस्टेंस भी मालूम है हमको, तो ये हम आर्क की लेंथ निकाल सकते हैं, दैट इज़ आर थीटा, ठीक है। तो वही सीन यहाँ करना है। अब इसके सेंटर से ये जो ड्रम है, ड्रम के सेंटर से इस आर्क का जो है एंगल सस्पेंड कर रहा है वो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 60 डिग्री। ईच पोल सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल 60 डिग्री दिया है थीटा, और
आपका जो रेडियस है वो मालूम है, डायमीटर चूँकि मालूम है, तो इसका मतलब ये रेडियस आर जो वैल्यू है ये भी आपको मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंटर से उसके जो इस आर्क पे सेंटर से आएगा रेडियस वो भी मालूम है। तो इसका मतलब नेक्स्ट में हम देखें इसको, ये रेडियस हमको मालूम है कितना 42 सेंटीमीटर था डायमीटर, तो रेडियस आपका हो गया 21 सेंटीमीटर, ठीक है। थीटा दिया हुआ है 60, आर थीटा मालूम है आपको, और एक्सियल लेंथ भी है। तो ये तो हुआ आर्क की लंबाई, इस आर्क की ये आर्क की लंबाई हो जाएगी, और एक्सियल लेंथ जो है 28 है, लेंथ है 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप जो है एरिया निकाल सकते हैं। एरिया आपका हो जाएगा आर थीटा, आर्क का डायमेंशन और उसकी पूरी लेंथ जो है वो 28 इंटू लेंथ। तो इसको आप वैल्यू रख सकते हैं सीधे 21 इंटू 10⁻² मीटर में चेंज करेंगे। थीटा 60 है और लेंथ जो है आपकी 28 इंटू 10⁻², ठीक है। ये जो भी वैल्यू आएगी आपका जो फ्लक्स डेंसिटी बी निकालना है दैट विल बी 5/A, जो भी यहाँ से एरिया आएगा। फ्लक्स हमको पता है पहले ही क्वेश्चन में, फ्लक्स हमारा दिया हुआ था, ठीक है। फ्लक्स वैल्यू आपको पता है, आपको जस्ट पुट करना है यहाँ पे फ्लक्स और ये एरिया जो भी आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको, अभी कई बार क्या होता है अलग तरीके से भी पूछ सकते हैं, जैसे कि इसमें तुमको कुछ ये डायमेंशंस दिए हुए थे कई बार हमें क्या बोलते हैं ये कि पोल आर्क पर पोल पिच रेशियो हमने पहले भी पढ़ा था 0.7 होता है, तो कई बार वो 0.7 रेशियो देते हैं पोल आर्क पर पोल पिच का, ठीक है। अब फिर आपको वही पोल आर्क चाहिए, लेंथ एक्सियल लेंथ दिया रहेगा। पोल आर्क के लिए यहाँ पे डायमेंशन दिया था कि ये सब है, ये है एंगल इतना लगा रहा है, और कभी कभी इस तरह से देगा कि पोल आर्क पर पोल पिच आपको मालूम रहेगा कि 0.7 है रेशियो। तो क्या करेंगे वहाँ से, पोल पिच क्या होगा, दो एडजेसेंट पोल के बीच का डिफरेंस, तो वो पोल पिच हम कैलकुलेट करेंगे। कुछ डायमीटर दिया होगा अगर वहाँ से, तो हम उसको पोल पिच कैलकुलेट करेंगे और सीधे वहाँ से पोल आर्क निकाल लेंगे वो रेशियो से, पोल आर्क पर पोल पिच से। तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा वेरिएशंस लैंग्वेज के अलग अलग टाइप से दे सकते हैं आपको एरिया निकालने के लिए। तो कुल मिला के एरिया का ही है, अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। एरिया निकालेंगे और डेंसिटी निकल जाएगी, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सिंपल क्वेश्चन हुए इस टाइप के। अब एक क्वेश्चन ये लेते हैं, 100 किलोवाट 230 वोल्ट शंट जनरेटर हैज़ आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.05 ओम, फील्ड रेजिस्टेंस है 57.5 ओम। इफ द जनरेटर ऑपरेट्स एट रेटेड वोल्टेज, कैलकुलेट द इंड्यूस्ड वोल्टेज एट फुल लोड, एट हाफ लोड, नेग्लेक्ट द ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप, ठीक है। इंड्यूस्ड वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो अब इसमें शंट जनरेटर की बात कर रहे हैं। शंट जनरेटर आप पहले ऐसे क्वेश्चन में बना लीजिए, शंट जनरेटर सर्किट जैसे बनाते हैं हम। ये फील्ड वाइंडिंग हो गई, ये मान लीजिए सप्लाई है, ठीक है। यहाँ से IL लोड करंट, यहाँ से I आर्मेचर करंट, इधर जाएगा फील्ड करंट, इधर फील्ड वाइंडिंग है, उसका रेजिस्टेंस है 57.5 ओम, इधर आर्मेचर रेजिस्टेंस है और आर्मेचर रेजिस्टेंस ये रहा, और ये बैक ये आपका EMF है जो जनरेट होगा। सॉरी ये तो गलत हो गया, अभी हम जनरेटर की बात कर रहे हैं, तो हम डायरेक्शन हमारी इस तरह से होगी कि हमारा जनरेट हो रहा है ना, तो इसने जनरेट किया, इधर दिया, फील्ड वाइंडिंग इधर है, ठीक है, ठीक है। ये आपके आर्मेचर करंट और ये लोड करंट, यहाँ पे हमको टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। ये ई जो है यही हमको चाहिए, ठीक है। तो इक्वेशन क्या लिखते हैं हम, एक तो करंट की लिखते हैं क्या कि IA इज इक्वल टू IF प्लस IL, दिख रहा है।
केसीएल लगा के इस नोड पे। अच्छा, इसके बारे में क्या दिया हुआ है कि 100 किलोवाट, मतलब आउटपुट के बारे में दिया हुआ, 100 किलोवाट आउटपुट है, 230 वोल्टेज है, तो आउटपुट की लोड की जो करंट है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ का वोल्टेज है 230 और पावर दिया हुआ है 100 किलोवाट, तो आपका लोड करंट कितना हो जाएगा, आई एल आपका हो जाएगा 100 10⁻³ डिवाइड बाई 230। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका है 434। ठीक है, एम्पियर। बहुत ज़्यादा करंट दिख रहा है। ठीक है, अब आर्मेचर करंट, फील्ड करंट क्या होगी अब यहाँ पे, फील्ड करंट आपकी हो रही, फील्ड करंट ये मालूम है, ये वोल्टेज V अगर पैरेलल में तो V बाई RSH, V है आपका 230 वोल्ट डिवाइड बाई फील्ड वाइंडिंग है 57.5, तो ये आपका आ जाएगा 230 डिवाइड बाई 57.5, ये आपका हो गया 4, तो ये हो गया आपके 4 एम्पियर। ठीक है, 100 किलोवाट पावर हमने ज़्यादा ले लिया, 10 किलोवाट रखो यार इसको, करंट इतनी आ रही है रेटिंग। अगर 10 किलोवाट होता ये, ठीक है, तो हमारा ये 43.4 कुछ आता, 43.4 और ये 4। ठीक है, चलो अब क्या है, कैलकुलेट द इंड्यूस्ड वोल्टेज। तो इंड्यूस्ड वोल्टेज के लिए केवीएल लगाते हैं हम, E इज इक्वल टू V प्लस IA RA। V हमारा है कितना 230, IA निकाल सकते हैं कैसे, IA इज इक्वल टू IF प्लस IL है 43.47 इंटू IF होगी आपकी, सॉरी इंटू करें, प्लस IF है 4, तो ये हो गया 47.47, ये आपका IA हो गया, प्लस 47.47 इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.05 है, तो कितना हो गया ये 47.47 इंटू 0.05, ये हो गया 2.37, तो ये हो जाएगा आपका 232.37। ठीक है, ये वोल्ट हो गया आपका E 232.37। ठीक है, E निकल गया, ये है आपका फुल लोड के लिए। सेकेंड पार्ट पूछा है हाफ लोड के लिए। हाफ लोड का मतलब क्या, मतलब लोड करंट आपकी सीधे सीधे हाफ हो जाएगी। कभी भी लोड के बारे में बात करें इसमें, तो इसका मतलब सीधे आपकी लोड करंट हाफ हो जानी है, तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन करेंगे। तो अगर आपको बी पार्ट सॉल्व करना है, तो सबसे पहले तो आप अपने IL जो कि आपका कितना आया था 43.43, हाफ लोड के लिए IL आपका हो जाएगा कितना 43.43 बाई 2, तो ये हो गया आपका IL 43.43 बाई 2, 21.71 एम्पियर। IL चेंज हो गया, तो IA चेंज हो गया। IA अब क्या हो जाएगा, इसमें IF ऐड करना है, IL प्लस IF है वो, IL प्लस IF, तो ये हो जाएगा 25.71 एम्पियर। अब बस फिर से यही फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू V प्लस IA
आर ए, यहाँ पे आपका आई ए चेंज हो गया, अब 25 हो गया, ये जो यहाँ 47.47 था, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग आंसर आ जाएगा 230 प्लस जो भी है आपका 25.71 इंटू 0.05, ठीक है। तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा कुछ 231.28 वोल्ट, ठीक है। तो कैसे कैसे फुल लोड पे हमने निकाला, सिंपल अपने करंट्स निकाले पहले जो रेटिंग दिया हुआ था, उसके बाद सर्किट लगाया, केसीएल केवीएल लगा के ईएमएफ निकाली। हाफ लोड पे पूछा तो हाफ लोड पे क्या करना है, लोड करंट को सीधे बाय 2 कर देना है। जैसे भी लोडिंग पूछे लोड करंट को उतना उस हिसाब से चेंज करना है और उसके हिसाब से सारी कैलकुलेशन बदल जाएगी। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा चेंज और कर सकते हैं। तो इफ़ जनरेटर हैज़ मैकेनिकल एंड कोर लॉसेस, सेम जो प्रॉब्लम थी हमारी जो पहले बात कर रहे हैं उसी की बात करें। इफ जनरेटर हैज मैकेनिकल एंड कोर लॉसेस of 1.8 kilowatt, then find the efficiency at full load and horsepower output from the prime mover। तो अभी मैकेनिकल एंड कोर लॉसेस दिया हुआ है, एफिशिएंसी चाहिए। तो एफिशिएंसी का तो हमारा सिंपल फॉर्मूला वही होता है, एफिशिएंसी का सिंपल फॉर्मूला है आपका क्या कि आउटपुट डिवाइड बाई आउटपुट प्लस लॉसेस। आउटपुट क्यों हम लिख रहे हैं, क्योंकि आउटपुट हमको पता है 10 किलोवाट जो भी मालूम है, ठीक है। तो अब लॉसेस में क्या क्या है, लॉसेस में आपके होंगे आउटपुट डिवाइड बाई आउटपुट प्लस फिक्स्ड लॉसेस और वेरिएबल लॉसेस। अब फिक्स्ड लॉसेस कौन से हैं, वेरिएबल लॉस कौन से हैं। तो एक तो I2R लॉसेस होंगे आपके दोनों में, फील्ड वाइंडिंग में भी और I2RSH, और आर्मेचर वाइंडिंग में भी I2RA, ठीक है। और फिर एक आपका जो है मैकेनिकल और जो कोर लॉस है वो दिया हुआ है। तो टोटल यही लॉस है, जो एक दिया हुआ है मैकेनिकल कोर लॉस, दूसरा आपके आर्मेचर रेजिस्टेंस में लॉस I2R लॉस, आपके फील्ड रेजिस्टेंस में I2R लॉस। लेकिन ये जो फील्ड रेजिस्टेंस में I2R लॉस है इसको हम कंसिडर करते हैं एज अ फिक्स्ड लॉस। क्यों, क्योंकि हमारी फील्ड करंट जो हम मान के चलते हैं कि शंट मोटर में कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, जो भी लोड वेरी करेगा उसके हिसाब से आपकी आर्मेचर करंट ही बढ़ेगी, फील्ड करंट हमेशा लगभग कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो उस वजह से हम इसको जो फील्ड I2R लॉस है उसको हम फिक्स्ड लॉस मानते हैं और बाकी जो आर्मेचर वाला है उसको ही वेरिएबल मानते हैं। बाकी ये कोर और ये है इसको भी फिक्स्ड लॉस मानते हैं। इसकी बात करेंगे अभी आगे। फिलहाल यहाँ पे तो हमें टोटल लॉस चाहिए, आउटपुट प्लस टोटल लॉस। तो टोटल लॉस में आपका एक तो हो जाएगा IF² RSH प्लस एक हो जाएगा IA² RA जो आर्मेचर में जा रहा है करंट और आर्मेचर का रेजिस्टेंस, और प्लस जो ये 1.8 किलोवाट दिया है ये हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अब IF² RSH IA² RA ये सब कितना आ रहा है। तो ये सब कितना आया था, वैल्यू भी पहले दिया हुआ था, इसकी वैल्यू दी है पीछे वाले क्वेश्चन से देखेंगे। फुल लोड के लिए देखें, फुल लोड के लिए देखें तो फील्ड करंट की वैल्यू थी तो 4 एम्पियर, 4 एम्पियर है तो I2R कितना हो जाएगा, R है 57.5, ठीक है। तो हम पहले अगर इसकी बात करें IF² RSH की तो ये है 4 का स्क्वायर इंटू 57.5, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 16 इंटू 57.5, ये आएगा आपका 920, ये 920 आ गया। और अब बात करें IA² RA की, तो IA कितना था 47 पॉइंट समथिंग था, 47.47 का स्क्वायर इंटू 0.05,
तो ये आपका आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 1.2 कुछ ये, ठीक है। तो ये दोनों लॉसेस है, दोनों को जोड़ दीजिए, ये दोनों को जोड़ दीजिए, ये लॉसेस करना है हमको। तो टोटल कितने हो जाएंगे? अब एफिशिएंसी अगर आपको निकालनी है तो एफिशिएंसी आपकी हो जाएगी कितनी? आउटपुट जो कि 10 किलोवाट दिया हुआ था, 10 × 10⁻³ डिवाइड बाई 10 × 10⁻³ प्लस 112.67 प्लस 920 वाट प्लस 1.8 किलोवाट, या फिर आप लिख दिए 1800 वाट, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे और फाइनल आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है। कितना आएगा ये? और 3 2 2 इसके हिसाब से कुछ बहुत कम एफिशिएंसी आ रही है, कुछ 77.9 या 78% कुछ आएगी, ठीक है। तो ये रैंडम डेटाज हमने उठाए हैं, कैलकुलेशन अब देख लेंगे, तरीका ध्यान देंगे। ऐसा नहीं कह रहे तो हमारा मोटर बेकार है, कितने एफिशिएंसी कम है। रैंडम डेटाज हैं, किलोवाट जो आउटपुट था उसमें ही 100 किलोवाट दिया था हमने, 10 किलोवाट के हिसाब से चला है। तो कुछ रैंडम चीज़ें आएंगी, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें तरीका देखना है। बाकी क्वेश्चन कैसा भी आए, कैलकुलेशन आपको ध्यान देना। करना क्या है, तो लॉस और एफिशिएंसी की जब भी बात करें तो आउटपुट डिवाइड बाई आउटपुट प्लस लॉसेस। लॉसेस कौन कौन से हैं? फील्ड रेजिस्टेंस में लॉस है, और आर्मेचर रेजिस्टेंस में लॉस है, और कोर और मैकेनिकल लॉसेस जो कि आपको गिवन है। दूसरा एक चीज़ और पूछ रहा है कि हॉर्स पावर आउटपुट फ्रॉम प्राइम मूवर। तो मतलब मैकेनिकल इनपुट जो दे रहे हैं जनरेटर को, प्राइम मूवर से जो आपको आउटपुट मिला होगा वही तो मैकेनिकल इनपुट है इसका मतलब। तो प्राइम मूवर कितना आउटपुट दिया? तो प्राइम मूवर वही आउटपुट देगा जो हमारा मैकेनिकल इनपुट है यहाँ पे जनरेटर के केस में, ठीक। तो जनरेटर के केस में इनपुट कैसे निकालेंगे आप? बड़ा आसान है, आपके पास एफिशिएंसी है, आपके पास आउटपुट है, तो इनपुट निकल जाएगा। तो वही इनपुट जो है वही समझ लीजिए कि आपका प्राइम मूवर का आउटपुट है। उसको हॉर्स पावर में पूछा है तो 746 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे, 701 वाट कितना होता है आपका? 746 हॉर्स पावर। अरे 1 हॉर्स पावर में 746 आपका वाट होता है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट अगर आप करना चाहें तो बड़ा इजी है। बी पार्ट में हम क्या करेंगे, इनपुट जो है जनरेटर का जो इनपुट है वही आपका प्राइम मूवर का आउटपुट होगा, वही इनपुट मिला है। तो इनपुट आप निकाल सकते हैं, क्या है? आउटपुट अपॉन इनपुट एफिशिएंसी होती है, तो वो हो जाएगा आउटपुट बाई एफिशिएंसी। आउटपुट आपका 10 किलोवाट है, एफिशिएंसी है 0.78, इसको निकालेंगे। ये देखेंगे कितना आएगा, 0.78 10,000 0.78, ये आपका कुछ 1280 ये आ जाएगा 0.51 वाट। ये आपका इनपुट है। और फिर जो आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आउटपुट ऑफ टरबाइन, तो आउटपुट ऑफ प्राइम मूवर ये आपका, इसको आप हॉर्स पावर में पूछा है तो 1280.51 को डिवाइड कर दीजिए 746 डिवाइड बाई 746, ये आपका आ जाएगा कुछ 17.18 हॉर्स पावर।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में। अब एक वेरिएशन और क्या आ सकता है, अगर इसी क्वेश्चन में इसी में आपको हम ये पूछें कि किस लोडिंग पे मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। ये तो आपने एफिशिएंसी निकाल लिया अपना फुल लोड पे, ठीक है। आपसे पूछा जाए किस लोड पे एफिशिएंसी मैक्सिमम मिलेगी और फिर वो जो भी मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो निकालिए। तो इसका क्या तरीका रहेगा, तो किस लोड पे मिलेगी, तो हम जो बात करते हैं जैसे ट्रांसफार्मर में भी बात करते हैं सारी मशीन में कि at what load does generator achieve maximum efficiency and what will be the maximum efficiency। तो कैसी बात करते हैं हम एफिशिएंसी के फॉर्मूले में ही आप देखेंगे तो हम कहते हैं आउटपुट डिवाइड बाय आउटपुट प्लस फिक्स लॉसेस प्लस वेरिएबल लॉसेस। ठीक है, फिक्स लॉसेस प्लस वेरिएबल लॉसेस। फिक्स लॉसेस की बात हमने कर ली कि फील्ड वाइंडिंग में जो आई स्क्वायर आर एस एच लॉसेस थे, आई एस एच आर एस एच, वो और कोर और मैकेनिकल लॉसेस वो फिक्स हैं। बाकी जो है आपका जो भी है वो वेरिएबल है। ठीक है, तो फैक्टर आपको पता है लोडिंग का, यहाँ से आप करंट भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक कंडीशन आती है, इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले भी करेंगे, तो वो कंडीशन आपकी आएगी और वो क्या आएगी कि जो फैक्टर आता है लोडिंग फैक्टर x वो आता है अंडर रूट फिक्स लॉस डिवाइड बाय वेरिएबल लॉस। ठीक है, तो x इज इक्वल टू आपका फिक्स लॉस मतलब कि 1.8 किलोवाट। ठीक है, तो मतलब आपका समझिए 1.8 किलोवाट और प्लस कौन सा आई स्क्वायर एस एच आर एस एच, तो कितना आया था, ये हमारा आया था 920। प्लस वेरिएबल लॉस 112। वेरिएबल लॉस में आप मत लिखिए, इसको करिए आई स्क्वायर आर ए, क्योंकि हमको करंट चाहिए। पूछा है ना किस लोडिंग पे भाई, आपका किस लोडिंग पे, तो मान लीजिए आई है आई ए स्क्वायर आर ए, तो यहाँ से आपको आई ए मिलेगा। ठीक है, आई ए कॉमन ले लेंगे तो आई ए आपको मिल जाएगा आई ए। ठीक है, इज इक्वल टू आर ए की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो 1.8/3 प्लस 920 डिवाइड बाई आर ए हमको मालूम है 0.05। ठीक है, ये जो आई ए मिलेगा यहाँ पे, यही है हमारा कि इस आई ए इस पर्टिकुलर लोडिंग, अभी लोडिंग आपको पता नहीं है कि किस लोडिंग पे जो है ये मिलेगा। तो ये आई ए मिला, आई ए मिलने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल आई ए इज इक्वल टू हमारा था आई एफ प्लस आई एल, तो यहाँ से आपको आई एल निकाल लेना है, दैट इज आई ए माइनस आई एफ। स्टेप ध्यान दीजिए क्या करना है, जैसे कैसे ये कंडीशन जो है मैक्सिमम एफिशिएंसी की, वहाँ से हमको आई ए मिलेगा। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर फैक्टर के आई ए ना होके अभी ये इतना आई ए आएगा, जो भी ये फैक्टर आएगा। ठीक है, उस आई ए के करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे आई एल मिल जाएगा। अब ये आई एल समझ लीजिए आपका लोडिंग हो गया, फुल लोड पे उतना आई एल था जो पिछले में आया था 47 पॉइंट समथिंग 47। अभी जो ये आई एल आएगा अब उसको डिवाइड कर दीजिए, आपको फैक्टर पता चल जाएगा कि लोडिंग इतनी है, इतने परसेंटेज लोडिंग है। ठीक है, और फिर आपको पूछेगा कि मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होगी। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए आपको पता है आउटपुट डिवाइड बाय आउटपुट प्लस फिक्स लॉसेस इक्वल टू वेरिएबल लॉस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों लॉसेस को हम बराबर कर देंगे, तो जो भी मिनिमम लॉस होगा उन दोनों को बराबर कर देंगे।
ठीक है, जो भी मिनिमम आएगा उसको हम यहाँ बराबर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी फिक्स्ड लॉस या वेरिएबल लॉस वो होगा यहाँ लिख देंगे, आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी आ जाएगा, ठीक है। तो एक जेन्युइन डेटा उठा के किसी भी न्यूमेरिकल का आप स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको स्टेप देखने हैं कि हमें कैसे कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला आपने सीधे जो NP5Z/60 है हमारा फॉर्मूला होता है उससे न्यूमेरिकल किया। उसमें एक सीन यह है कि हमने लैप वाइंडिंग से वेव वाइंडिंग चेंज कर दिया तो कितना होगा EMF उसका कर दिया। अब दूसरा नेक्स्ट हमने किया कि कुछ उसके बारे में दिया हुआ था, डायमेंशंस के बारे में, हमको डेंसिटी पूछी, फ्लक्स डेंसिटी, वो निकाल दिया एरिया निकाल के, ठीक है। फिर उसके बाद पावर के टर्म में एफिशिएंसी के लिए पूछा तो सारे लॉसेस निकाले, आउटपुट बाय लॉस कर दिया। यहाँ इंड्यूस्ड EMF निकाला फुल लोड पे, हाफ लोड पे, ठीक। और यहाँ पे फिर पावर वाले सीन, और फिर उसी को हमने पूछा कि भाई चलिए यहाँ तो फुल लोड पे मैक्सिमम, फुल लोड पे एफिशिएंसी निकाल ली अभी, लेकिन एफिशिएंसी अगर मैक्सिमम है तो किस लोडिंग पे है वो, और फिर वो मैक्सिमम एफिशिएंसी भी निकालनी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरा ये क्वेश्चन डील करना है, ठीक है। तो इसमें यही क्वेश्चन मेरे ख्याल से बनते हैं, और अलग अलग टाइप के, जैसे कंपाउंड जनरेटर पे बन दिया, शॉर्ट कंपाउंड, लॉन्ग शंट कंपाउंड, शॉर्ट शंट। तो कुल मिला के आपको सर्किट सॉल्व करना है। देखते हैं कैसे कैसे करंट इक्वेशन लिखते हैं, वो हमने पहले लिखा था जब पढ़ रहे थे। तो करंट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, KVL लगा देंगे, तो उसी में से कुछ वैल्यू दे रहेगी, कुछ वैल्यू पूछेगी, तो आपको लोड वेरी करेगा, नो लोड है तो आर्मेचर करंट को कितना वेरी करना है, लोड करंट को कितना वेरी करना है, उसके हिसाब से सारे करस्पॉन्डिंग बाकी चीज़ें चेंज होंगी। कभी EMF चेंज होगा तो स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, स्पीड चेंज होगा नया EMF क्या हो जाएगा। तो ये रिलेशन हमको पता है कि N प्रोपोर्शनल टू EB/phi या EG/phi या E प्रोपोर्शनल टू N/phi, वो रिलेशन से हम प्रोपोर्शनल रिलेशन से काम चला लेंगे, जैसे इसमें चलाया हमने पैरेलल पाथ के हिसाब से। तो इस तरह से नंबर ऑफ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अगर हम करते जाएँ एक एक क्वेश्चन करें तो कई क्वेश्चन करेंगे। तो इसको आप प्रैक्टिस करें, और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि बहुत स्पेसिफिक है कि हाँ ये समझ नहीं आ रहा, तो हमको मैसेज कर सकते हैं इसमें कमेंट बॉक्स में, और हम फिर उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।